गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है नव प्रकारवाद, नियो फंक्शनलिज्म। तो आज के इस वीडियो में हम नव प्रकारवाद को जानेंगे कि नव प्रकारवाद क्या है, नव प्रकारवाद किसे कहते हैं, और जो दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन आदि के द्वारा जो प्रकारवादी सिद्धांत दिए गए हैं वो उनके प्रकारवादी सिद्धांत से नव प्रकारवादी सिद्धांत किस प्रकार से भिन्न है। नव प्रकारवादी सिद्धांतकार जेफरी अलेक्जेंडर के विषय में भी जानेंगे। इनके नव प्रकारवादी योगदानों के विषय में हम जानेंगे और समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नव प्रकारवाद से संबंधित बहुत सी ऐसी अवधारणाएं और सिद्धांत हैं जिनके विषय में एग्जाम में पूछा जाता है। अलेक्जेंडर से संबंधित बुक्स वगैरह भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनकी बुक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नव प्रकारवाद प्रकारवादी सिद्धांत की एक आत्म आलोचनात्मक धारा है जो इसकी सैद्धांतिक आत्मा को बनाए रखते हुए प्रकारवाद के बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार करती है। तो नव प्रकारवाद को हम पहले थोड़ा सा यूं समझ लेते हैं कि जो नव प्रकारवाद, ये जो पहला यानी जो दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन के द्वारा जो प्रकारवादी सिद्धांत दिए गए हैं, उनके प्रकारवादी सिद्धांत में जो नवीन परिवर्तन हुए हैं उन्हीं के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाने का कार्य नव प्रकारवाद के द्वारा हुआ है। यानी नव प्रकारवाद क्या है? जो प्रकारवादी सिद्धांत में जो नवीन परिवर्तन हुए हैं लोगों की विचारधाराओं में, क्रियाओं में, उनकी समझ में, तो इस तरीके से क्या हुआ कि समाज में बहुत सारे क्रांतिकारी नवीन परिवर्तन हुए, प्रकारवादी परिवर्तन हुए, और समाज में नवीन परिवर्तनों को ही नव प्रकारवाद माना जाता है। तो ये क्या है कि प्रकारवादी सिद्धांत की आत्म आलोचनात्मक, यानी पहले पिछले प्रकारवाद की बात करें तो पिछले प्रकारवाद जो दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स आदि के द्वारा दिए गए हैं, उनके प्रकारवाद के वजूद को, प्रकारवादी सिद्धांत को लेते हुए नव प्रकारवाद की अवधारणा का विस्तार किया गया है। उसके बौद्धिक विस्तार में, बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार किया गया। यानी जो विचार होते हैं, समझ होती है, तर्क होते हैं, उसमें क्या हुए? नवीन परिवर्तन हुए, उसे ही नव प्रकारवाद माना गया है। जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा पार्सन्स के विचारों के पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो जेफरी अलेक्जेंडर हैं, इनके द्वारा जो टालकट पार्सन्स के विचार, प्रकारवादी संबंधी विचार थे, उन्हीं विचारों का क्या किया गया है? पुनरुत्थान किया गया है। यानी उनमें बहुत सारे नवीन परिवर्तन हुए हैं, तो उसे ही नव प्रकारवाद जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा माना गया है। चलिए हम आगे जानते हैं। नव प्रकारवाद, नियो फंक्शनलिज्म, समाज शास्त्र में एक क्या है? विचारधारा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नियो फंक्शनलिज्म क्या है। तो नियो फंक्शनलिज्म एक विचारधारा है जो प्रकारवाद में सुधार और विकास का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? विकास और सुधार का प्रतिनिधित्व करती है। यानी प्रकारवादी विचार जो होते हैं उनमें ही नवीन प्रकार्यात्मक विचारों को जोड़ा जाता है। यानी जो नवीन परिवर्तन समाज में होते हैं, बौद्धिक परिवर्तन होते हैं, जो हमारे तर्क और समझ के द्वारा होते हैं, उसमें ही यानी प्रकारवाद में सुधार और विकास का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह विचारधारा प्रकारवाद के कुछ पहलुओं को चुनौती देती है। यानी जो प्रकारवाद होते हैं, पहले के जो प्रकारवाद यानी मर्टन, पार्सन्स, मेलानोव्स्की आदि के जो प्रकारवाद की बात करें तो उनके प्रकारवाद को ये नव प्रकारवाद क्या करता है? चुनौती देता है कि कुछ नए विचारों को शामिल करती है। यानी उनके विचारों में और जो अब के यानी जो अलेक्जेंडर के विचार हैं नव प्रकारवादी, उनमें बहुत अंतर है। किस तरह का अंतर है? बौद्धिक परिवर्तन, बौद्धिक नवीन विचारों में परिवर्तन होता है जो नव प्रकारवाद होता है। यानी नए विचारों को इसमें शामिल किया गया है। पुराने प्रकारवाद में से जो ये नया प्रकारवाद है उसमें नए विचारों को शामिल करता है।
जैसे व्यक्ति और समाज दोनों पर समान जोर, परिवर्तन को स्वीकार करना और तर्क और व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करना। यानी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे वो अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का, अपने व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करते हुए जो परिवर्तन नवीन होते हैं उन परिवर्तनों को क्या करता है, स्वीकार करता है। और ये परिवर्तन व्यक्ति और समाज दोनों को साथ लेकर चलता है। यानी कि जो पहले प्रकारवाद था वो सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर था कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सामाजिक संचालन निरंतर इसी तरीके से बना रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और निरंतर प्रकारात्मकता समाज में कार्यशील रहे। किंतु जो नया प्रकारवाद है, नव प्रकारवाद है, इस नव प्रकारवाद में जो सामाजिक व्यवस्था है वो तो बनी रहती है और सामाजिक गतिशीलता भी बनी रहती है, किंतु इसमें क्या है कि व्यक्ति और समाज दोनों को साथ लेकर चलने की बात हुई है कि व्यक्ति का भी विकास होता है और समाज का भी विकास होता है। और ये विकास किसके द्वारा होता है? व्यक्ति के नवीन विचारों के द्वारा नवीन समाज में परिवर्तन होते हैं। जब व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होते हैं, नवीन परिवर्तन होते हैं, तो समाज में भी परिवर्तन स्वाभाविक है, अर्थात व्यक्ति और समाज दोनों में परिवर्तन होता है। यही नव प्रकारवाद है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रकारवाद में नवीन संशोधनों के आधार पर कार्य करता है। यानी नवीन संशोधन यानी समाज में जो भी पहले की प्रकारात्मक व्यवस्था है उसमें ही नवीन संशोधन भी होते हैं, उसी में नवीन परिवर्तन होते हैं। उन्हीं प्रकारात्मक व्यवस्था को चलते हुए उसी में परिवर्तन होना। जैसे अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि आज की जो पारिवारिक संरचना है, वो एकल हो गई है, एक विवाही हो गई है और लघु परिवार हो गए हैं, छोटे परिवार हो गए हैं जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। किंतु जो पहले के समय में होते थे उसमें विस्तृत परिवार होते थे, पूरे कुटुंब निवास करते थे। उसमें उनके दादा के ऊपर बड़े दादा, परबाबा, इस तरीके से मतलब बहुत पूरा एक कुटुंब होता था, विस्तृत परिवार होता था। किंतु धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया और परिवर्तन आज इस समय वर्तमान स्थिति को हम देखते हुए देखते हैं कि जब व्यक्ति का यानी विवाह किया जाता है तो विवाह के उपरांत कुछ समय तक तो वो अपने परिवार में रहता, फिर उसके बाद वो अपने परिवार को लेकर अलग हो जाता है और एक छोटे परिवार के रूप में रहता है। तो ये क्या है? ये एक परिवर्तन है जो समाज में धीरे धीरे आया है और ये नवीन परिवर्तन हुआ है। तो इसे ही प्राचीन व्यवस्था से हटकर एक अलग व्यवस्था बनी, इसे ही हम नवीन विचार के परिवर्तन यानी जो समाज में व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के परिवर्तन की बात ये नव प्रकारवाद करता है। तो इसमें क्या हुआ? नवीन संशोधन हुआ। अलेक्जेंडर कहते हैं कि प्रकारवाद मरा नहीं है, इसे पुनर्जीवित करने का कार्य जर्मन समाजशास्त्र के द्वारा किया गया है, जिसमें पुराने संरचनात्मक प्रकारवाद और नव प्रकारवाद में अंतर बताते हुए लिखा है। अलेक्जेंडर ने पुराने संरचनात्मक प्रकारवाद और नए प्रकारवाद में अंतर बताते हुए लिखा है कि पहले वाली जो प्रकारात्मकता शोध किसी एक अकेली अतिव्यापी सैद्धांतिक योजना से निर्देशित होती थी, जिसमें विशिष्ट शोध के क्षेत्र को किसी कसी हुई गठरी या रोबोट के जैसा माना है, जिसमें समाज की सीमाएं निश्चित होती हैं और व्यक्ति उन सीमाओं के अंदर कार्य करता है। अर्थात इसमें अलेक्जेंडर ने ये कहा है कि जो पहले की यानी जो पुरानी संरचनात्मक प्रकारात्मक व्यवस्था थी वो इस तरह की व्यवस्था थी कि जैसे एक रोबोट होता है, अब रोबोट में जितने भी फंक्शन होते हैं यानी उसमें जितने भी उसमें खेल या प्ले जितना भी प्ले उसमें डाला गया है, तो उस रोबोट में जब हम चाबी भर देते हैं तो चाबी भरने के बाद यानी जो उसकी बैटरी होती है जितनी देर तक चलती है उतने फंक्शन उसके एक्टिव होते रहते हैं, यानी उतने फंक्शन वो कार्य करते रहते हैं। एक रोबोट होता है, आजकल रोबोट आता है, काम करने वाला रोबोट आता है, तो हम उस रोबोट में जब हम चाबी भरते हैं तो रोबोट को जो हम जिस तरह की चाबी भरते हैं कि रोबोट को सफाई करनी है घर की, तो वो रोबोट क्या करता है? वो अपने काम को कर देता है यानी सफाई कर देता है। तो इसी तरीके की स्थिति को अलेक्जेंडर बताती है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो संरचनात्मक प्रकारात्मक व्यवस्था थी, वो नियमों से बंधी हुई थी। जो भी नियम समाज द्वारा बनाए गए थे उन नियमों के अनुसार ही मनुष्य को अपने कार्य व्यवहार और अपनी गतिविधियां करनी होती थी। वो उसी कार्य व्यवहार और उसी संरचनात्मक प्रकारात्मकता के अंदर
रहकर ही वो अपने कार्यों को कर सकता था, और इसका उल्लंघन करने पर अगर वो इन सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता था तो उसके लिए उसे कठोर दंड दिया जाता था, कठोर कार्यवाही की जाती थी। तो जो आज की 9 प्रकारात्मक व्यवस्था है, इसको हम अगर देखें तो जो हमारी प्रकारात्मक व्यवस्था उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, उन प्रकारात्मकता को लेते हुए ही उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति के नवीन परिवर्तन उसी प्रकारात्मकता को लेकर हुए हैं। तो जाहिर है कि उसमें ऐसी अव्यवस्था वाली कोई स्थिति नहीं है, प्रकारात्मकता की ही स्थिति है। तो उसमें ये जो नवीन परिवर्तन हुए हैं वही नव प्रकार्यवाद है। और जो पहला का प्राचीन प्रकार्यवाद था उसके जो सामाजिक नियम होते हैं, उन सामाजिक नियमों के अनुसार ही व्यक्ति को अपना पूरा जीवन उसी नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसे हमारे परिवार होता है तो परिवार के हमारे कुछ नियम होते हैं, हमारे परिवार के कुछ संस्कार होते हैं, और उस संस्कार के द्वारा ही हमें अपने पारिवारिक कार्यक्रमों को करना होता है, हमें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का कहना मानना होता है, हमें अपने बच्चों का लालन पोषण और जिसके जो जैसे कर्तव्य होते हैं, जो समाज के द्वारा बने होते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार व्यक्ति उन कार्यों को करता है। किंतु आज वर्तमान की स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्राचीन सामाजिक प्रकार्यवाद था वो नियमों से बंधा हुआ था, और आज का जो नव प्रकार्यवाद है वो नियमों से बंधा हुआ नहीं है, किंतु वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता को बनाए रखते हुए नव प्रकार्यवाद की बात करते हैं, जिसमें नवीन विचारों को अपनाया गया है और उसको तर्क और बुद्धि पर उस पर विश्वास किया गया, अपने तर्क और बुद्धि के बल पर उसको अपनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सन 1960 से 1980 के वर्षों में संरचनात्मक प्रकार्यवाद जब अवनति की ओर अग्रसर था, तब 1985 में संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। इसे ही नव प्रकार्यवाद का नाम दिया गया। तो जो 1960 से 1980 के दशक की बात हम करें तो इस दौरान जो समाज में संरचनात्मक प्रकारात्मकता की व्यवस्था बनी हुई थी वही व्यवस्था 1960 से लेकर 1980 तक चली आ रही थी। किंतु 1980 के बाद जब ये संरचनात्मक प्रकारात्मक व्यवस्था का जो स्थितियां थी वो निरंतर गिरती जा रही थी, अर्थात समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, तब 1985 में इस संरचनात्मक प्रकारात्मकता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। यानी अपने बौद्धिक स्तर, अपनी बौद्धिक सोच में, अपने विचारों में नवीन परिवर्तन हुए, अपनी बुद्धि की कौशलता को माना गया, लोगों के विचारों को, नवीन विचारों को लोगों के द्वारा अपनाया गया, जो नव प्रकार्यवाद को मानता है। पाल कोलोमी, निकलास लुहमान, रिचार्ड तथा जेफरी अलेक्जेंडर ने नव प्रकार्यवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये जो विचारक हैं इन्होंने भी नव प्रकार्यवाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें पाल कोलोमी, निकलास लुहमान, रिचार्ड और जेफरी अलेक्जेंडर के विषय में हम लोग जान रहे हैं। अलेक्जेंडर तथा निकलास लुहमान द्वारा प्रतिपादित नवीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत नव प्रकार्यवाद के अनुसार ऐसी अमूर्त अवधारणात्मक योजना जिसे प्रजातांत्रिक विश्लेषण, वामपंथी झुकाव, संघर्ष, अभिमुखन, सृजनात्मकता इत्यादि के द्वारा प्रकारात्मक विकल्पों को रखा जा सके। तो अलेक्जेंडर तथा निकोलस लुहमान ने जो अपने नवीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत यानी नव प्रकार्यवाद के अनुसार अपने विचार दिए हैं कि जो नव प्रकार्यवाद है वो प्रजातांत्रिक विचारधारा को लेकर चलता है, राजनीति में नवीन परिवर्तन को लेकर चलता है, और जिससे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण किया जा सके, लोगों का हित किया जा सके और संघर्ष की स्थितियां भी ना उत्पन्न हों। यानी समाज में निरंतर सृजनात्मकता की स्थिति बनी रहे, नवीन परिवर्तन आते रहे और नवीन परिवर्तनों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता रहे, जिससे समाज में नवीन प्रकारात्मक व्यवस्था निरंतर बनती रहे। तो इसे ही अलेक्जेंडर मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात नव प्रकार्यवाद करता है और
जो व्यक्ति की अपनी बौद्धिक कुशलता होती है, राजनीतिक कुशलता होती है, प्रजातांत्रिक समाज बनाने के लिए इन्होंने 9 प्रकारवाद की बात की है। अब हम जेफरी अलेक्जेंडर के योगदानों के विषय में जानते हैं। तो जेफरी चार्ल्स अलेक्जेंडर इनका पूरा नाम है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष अलेक्जेंडर का जन्म 1947 में मिल्वॉकी के विस्कॉन्सिन में इनका जन्म हुआ था। तो 1947 में हुआ था विस्कॉन्सिन में और मिल्वॉकी। सिकंदर एक अमेरिकन समाजशास्त्री और सामाजिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से डिग्री प्राप्त की। तो इन्होंने क्या किया कि ये अमेरिकन समाजशास्त्री और सिद्धांतकार थे। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की और यहीं से इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की भी डिग्री प्राप्त की। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अलेक्जेंडर ने निकोलस लुहमान के 9 प्रकारवाद को आगे बढ़ाया है। अलेक्जेंडर ने निकोलस लुहमान के 9 प्रकारवाद को आगे बढ़ाया है। उनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, संगठन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण के साथ मानकीय प्रक्रियाओं को उजागर करता है तथा यह संस्थान क्षेत्र के बीच अंतरक्रियाएं स्थापित करके सामाजिक विशिष्टीकरण की बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर कहते हैं कि जो समाज व्यक्ति मानव व्यवहार अंतःक्रिया के माध्यम से करता है और अंतःक्रिया एक संगठन, सामाजिक संगठन होता है। उस सामाजिक संगठन में ही अंतःक्रियाएं, मानवीय अंतःक्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो जो सामाजिक व्यवस्थाएं प्राचीन समय में थी, यानी पहले की जो प्रकारात्मकता व्यवस्था थी और आज वर्तमान की जो प्रकारात्मकता व्यवस्था है, प्रकारात्मकता की स्थिति है, उसमें अंतर करता है, उसको मानक को प्रस्तुत करता है कि जो पहले की स्थितियां थी वो स्थितियां किस तरह की थी और आज जब नवीन परिवर्तन हुए हैं तो आज नवीन परिवर्तन के उपरांत क्या स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उसके मानक को करता है, यानी अंतर करता है। जैसे अंतर पीढ़ी गतिशीलता की बात हम करें तो एक चपरासी का पुत्र जब पीसीएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बनता है तो ये एक अंतर पीढ़ी गतिशीलता होती है। इसी तरीके से इसमें स्थितियां होती हैं कि जो पहले की प्राचीन प्रकारात्मक व्यवस्था थी और आज की जो वर्तमान प्राचीन प्रकारात्मक व्यवस्था है उसमें बहुत ही अंतर है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो पहले प्राचीन समय में कुछ और हुआ करती थी और आज के जो आधुनिक समय है इसमें आजकल तकनीकी को, संचार को और नवीन अनुसंधान होते हैं, शोध होते हैं, उसको महत्व दिया जा रहा है, यानी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और तर्क को महत्व दिया जा रहा है। तो यह संस्थागत क्षेत्र के बीच अंतर क्रियाएं स्थापित करके सामाजिक विशिष्टीकरण की बात करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अलेक्जेंडर प्रकारात्मकता से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के रूप में देखते हैं। अलेक्जेंडर प्रकारात्मकता से संबंधित समस्याओं के समाधान के रूप में 9 प्रकारवाद को देखते हैं, जिसमें व्यक्तिवाद का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, यानी इसमें सभी के हित की बात की जाती है। परिवर्तन, परंपरावादिता, आदर्शवाद, अनुभववाद के प्रति विरोध करते हैं, यानी प्राचीन समय से जो परंपराएं होती हैं उसका खंडन करते हैं। आदर्शवाद को प्रस्तुत करते हैं, यानी हमारा समाज में सभी का हित होना चाहिए। और अनुभववाद के प्रति विरोध करते हैं कि आशावादी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। तो अनुभववाद के प्रति विरोध की बात करते हैं और 9 प्रकारवाद के 5 केंद्रीय प्रवृत्तियों के रूप में देखते हैं। यानी 9 प्रकारवाद के जो केंद्रीय
प्रवृत्तियों की बात करें कि नौ प्रकारवाद मुख्य रूप से किस तरीके से उसको समाज में परिवर्तन लाया है, तो उसमें इन्होंने 5 प्रकार के बिंदु बताए हैं। उसमें सबसे पहला इन्होंने बताया है कि प्रकार्यात्मकता एक ऐसा स्वरूप सृजित करता है जो बहुआयामी हो, जिसमें सूक्ष्म विश्लेषण के साथ बृहद स्तर भी शामिल किया जाए। यानी समाज में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं उसमें छोटी से छोटी क्रियाओं को, मानवीय व्यवहार को, मानवीय विचारों को महत्व दिया जाता है और उन छोटी से छोटी मानवीय व्यवहार, क्रियाओं और क्षमताओं को महत्व दिया जाता है जो कि बृहद स्तर का रूप लेते हैं। यानी किसी व्यक्ति के मन में जब एक छोटी सी उपज उठती है तो वो उपज जब बहुत सारे लोगों द्वारा मान्यता हो जाती है, मान ली जाती है, तो वो छोटी सी सोच बहुत बड़ा रूप लेती है, अर्थात उसको बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाता है, बहुत लोगों द्वारा माना जाता है, मान्यता दी जाती है और ये राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसके विचारों को सम्मान मिलता है। आधुनिकता के बारे में पार्सन्स के आशावाद को अस्वीकार करता है। तो पार्सन्स क्या थे? नियमों से बंधे हुए प्रकारवादी की बात करते हैं। इसी वजह से उनका कहना था कि जो भी स्थितियां हैं, ये स्थितियां समाज के नियमों द्वारा बनी हुई हैं और हमें इन्हीं नियमों के अनुसार चलना है। अर्थात जो भी हमारे नसीब में है वो हमें मिला है और इन्हीं इतने में ही हमें खुश रहना है, इतने में ही हमें अपना जीवन यापन करना है। इस तरीके की भावों की बात पार्सन्स के द्वारा की जाती है। अर्थात इन्होंने क्या कहा है कि अगर भविष्य में मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा या मेरे प्रति कुछ अच्छा होना होगा तो होगा। तो वो आशावाद को अस्वीकार करते हैं अलेक्जेंडर। वो कहते हैं आशावादी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में बौद्धिक क्षमता और तर्क के द्वारा अपने नवीन विचारों में, अपने नवीन कार्यों में परिवर्तन करके व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में अंतर्निहित लोकतांत्रिक जोर के लिए तर्क देना। तो इसमें लोकतांत्रिकता को महत्व दिया गया है कि सभी का समान हित होना चाहिए, सभी के हित की बात इसमें होती है कि सभी को लाभ मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं की, सामाजिक व्यवस्थाओं की बात नौ प्रकारवाद करता है। संघर्ष अभिविन्यास को शामिल करना, यानी समाज में जब प्रतियोगिता होती है तभी व्यक्ति के मन में नवीन परिवर्तन होते हैं, नवीन विचार उठते हैं, नवीन क्रियाएं होती हैं। तो अगर समाज में प्रतिस्पर्धा न हो तो इस तरीके की स्थितियां बनेंगी ही नहीं, अर्थात नौ प्रकारवादी की स्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। तो इन्होंने संघर्ष के अभिविन्यास को शामिल किया है। अनिश्चितता और अंतःक्रियात्मक रचनात्मकता पर जोर दिया है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले किसी भी विचार के प्रति उसमें तर्क लगाया जाता है, उसको सोचा जाता है, समझा जाता है, उसकी खोजबीन की जाती है, तब वो क्या होता है कि समाज में उसको बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जेफरी अलेक्जेंडर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जानते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये जो 5 नौ प्रकारवाद के बिंदु बताए हैं कि ये बिंदु होते हैं जो नौ प्रकारवाद को आने में सहयोग करते हैं और समाज में नवीन प्रकारात्मक व्यवस्था बनी है, जिसके विषय में अलेक्जेंडर ने बताया है कि नौ प्रकारवाद अब क्या है। अब इनकी पुस्तक है, पहली पुस्तक है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, 1982 में प्रकाशित हुई थी और नियो फंक्शनलिज्म 1985 में प्रकाशित हुई थी। फिर है 20 लेक्चर्स सोशल थ्योरी साइंस वर्ल्ड वार 1987 में। ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एक्शन एंड इट्स एनवायरमेंट, एक्शन एंड इट्स एनवायरमेंट 1988 में। नियो फंक्शनलिज्म एंड वे एंड 1998। दुर्खीम सोशलॉजी कल्चर स्टडीज 1988 में। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और जिसमें ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये तो आज की इस वीडियो में हमने नौ प्रकारवाद को समझा और प्रकारवाद और नौ प्रकारवाद में अंतर को भी समझा। जेफरी अलेक्जेंडर के नौ प्रकारवादी योगदानों के विषय में भी जाना।
वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।